हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग धातु के अयस्क यानी कि ओर्स ऑफ मेटल और धातु कर्म यानी कि मेटलर्जी, इन सब के ऊपर हम लोग सवालों को करने वाले हैं। हम लोगों ने धातु के अयस्कों के बारे में ऑलरेडी देख लिया हुआ है। हम लोगों ने अलग अलग वीडियोज़ देखे अलग अलग धातु के ऊपर, तो उन सारे ही वीडियोज़ के अंदर उन सारे ही धातुओं के अयस्कों के बारे में भी देखा था, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ और अयस्क रह जाते हैं, तो इन सब के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे। उसके बाद है धातु कर्म यानी कि मेटलर्जी, इसके ऊपर भी हम लोग सवालों को करने वाले हैं और इसको समझने वाले हैं। तो सारे ही सवाल इम्पॉर्टेंट है, ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जो है आप लोग ज़रूर करिए, ठीक है। आपका लाइक जो है मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, इस चैनल के लिए इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी मायने रखता है, इसलिए वीडियो को लाइक जो है आप लोग ज़रूर करें अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो। पिछले वीडियो में मैंने आपसे सवाल पूछा था कि टाइप मेटल निम्न में किसका मिश्र धातु है। टाइप मेटल का इस्तेमाल होता है छपाई में, ये मिश्र धातु है। तो सीसा, एंटीमनी, टीन, जिन्होंने आंसर दिया उनका सही है। सीसा, एंटीमनी और टीन का ये मिश्र धातु है, तो सी हमारा आंसर। इसके अलावा किसी ने और आंसर दिया है तो वो गलत है, सी हमारा यहाँ पर आंसर होगा। आज का हमारा सवाल है रूबी और नीलम किसका खनिज है। इसका आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में। तांबा है, एल्यूमिनियम है, टीन है, क्रोमियम है, इन चार में से किसका मिश्र धातु है रूबी और नीलम। माफ करना, किसका खनिज है रूबी और नीलम। आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। अब आते हैं आज के टॉपिक के पहले सवाल पे। निम्न में कौन एल्यूमिनियम का खनिज नहीं है। एल्यूमिनियम का खनिज नहीं है, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मैं करूं उससे पहले एक चीज, खनिज और अयस्क, इन दोनों में अंतर तो आपको पता ही होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी कि हम लोग सारे अयस्क को खनिज बोल सकते हैं, लेकिन सारे खनिज को अयस्क जो है नहीं बोल सकते हैं। केवल उसी खनिज को हम लोग अयस्क बोलेंगे जहां से धातु को प्राप्त करना आसान है, ठीक है। धातु को एक्सेस करना आसान है और हमारे लिए फायदेमंद है, केवल उसी खनिज को हम लोग अयस्क बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कोई खनिज है, इस खनिज में हमें मालूम है कि एल्यूमिनियम है, लेकिन एल्यूमिनियम को यहाँ से निकालना जो है आसान नहीं है, या तो बहुत खर्चे आ रहे हैं, या फिर इसको निकालना इतना आसान नहीं है, या फिर फायदेमंद नहीं है। ऐसे केस में हम लोग इस खनिज को जो है एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं मानेंगे, केवल हम बोलेंगे कि ये एल्यूमिनियम का खनिज है, अयस्क नहीं है। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप ध्यान में रखें एल्यूमिनियम के केस में, कि ये सारे जो हैं ये खनिज है लेकिन हम इसको अयस्क नहीं बोलते हैं। क्ले है, माइका है, रूबी है, नीलम है। ये रूबी है, ये नीलम है। रूबी और नीलम, ये जो कोरंडम है, ठीक है, कोरंडम का फॉर्मूला Al2O3 होता है, इसी का ये अशुद्ध रूप है। कोरंडम का ही ये अशुद्ध रूप है रूबी और नीलम। तो इन सब को हम लोग केवल खनिज तो बोलते हैं लेकिन अयस्क नहीं बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से एल्यूमिनियम को प्राप्त करना या तो आसान नहीं होगा या हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगा, इसीलिए हम लोग इसे केवल खनिज बोलते हैं। यहाँ देखो बॉक्साइट, बॉक्साइट का फॉर्मूला Al2O3.2H2O, ये बॉक्साइट है। बॉक्साइट अयस्क है एल्यूमिनियम का, और अयस्क अपने आप में खनिज होता है, तो ये एल्यूमिनियम का खनिज है। उसके बाद नीलम, ये भी क्या है, एल्यूमिनियम का खनिज है। केवल खनिज बोलेंगे, अयस्क नहीं बोलेंगे। हाँ, ये अलग बात है, मान लो कभी आपसे पूछ दे विकल्प में एग्जाम में कि कौन निम्न में एल्यूमिनियम का अयस्क है, वहाँ आपको केवल नीलम दिख रहा है, ठीक है, केवल आपको वहाँ पर नीलम दिख रहा है। बाकी सारे जो विकल्प हैं उनमें किसी और धातु के अयस्क दे रखे हैं। वैसे केस में आप नीलम को टिक मार सकते हो, क्योंकि कभी कभी कोरंडम के स्थान पर नीलम नाम दे दिया जाता है, कोरंडम को ही नीलम बोल दिया जाता है। लेकिन ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रखें अच्छे से कि जो रूबी और नीलम है ये कोरंडम का अशुद्ध रूप है। कभी कभी कोरंडम के स्थान पर नीलम लिख करके दिया जा सकता है, तो ऐसे सिचुएशन के लिए, केस के लिए भी आप ध्यान में तैयार रहिए। तो नीलम हो जाएगा खनिज, कोरंडम भी हो जाएगा एल्यूमिनियम का खनिज। एस्फेलेराइट, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। एस्फेलेराइट आपको पहले से भी पता है ये चीज़। जो हमारा जिंक ब्लेंड है, ZnS जिंक सल्फाइड, जो जिंक ब्लेंड है उसी को हम लोग एस्फेलेराइट बोलते हैं। तो ये जिंक का अयस्क है, जिंक का खनिज है। हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। निम्न में कौन एल्यूमिनियम का खनिज है लेकिन अयस्क नहीं है। तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का खनिज है, अयस्क भी है। अगर ये अयस्क है तो डेफिनेटली खनिज भी है। क्ले से हम एल्यूमिनियम को प्राप्त नहीं करते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम इसमें होता है, तो केवल ये खनिज है, अयस्क नहीं है। कोरंडम हो गया, क्रायोलाइट हो गया,
ये सारे क्या है, एल्युमिनियम के अयस्क है, मतलब ये खनिज भी है। निम्न में कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। बस आप ये 4 धातु हैं जिनके नाम आप अच्छे से दिमाग में घुसा लो। सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनम, ये सारे जो धातुएं हैं ये कम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, कम क्रियाशील है। तो दूसरे धातु के साथ या दूसरे धातु के साथ ये जल्दी से रिएक्ट करते नहीं हैं, इसीलिए ये मुक्त अवस्था में मिल जाते हैं और संयुक्त अवस्था में भी मिलते हैं। ये दोनों अवस्था में आपको मिल जाएंगे, मुक्त और संयुक्त। इसलिए ये 4 धातु के नाम जो है आप अच्छे से ध्यान में रखो। इसके अलावा कोई भी विकल्प में दिया हो वो आंसर हमारा नहीं होगा। सीसा नहीं होगा, लोहा नहीं होगा, जिंक नहीं होगा, तांबा हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सी धातु कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती? मैंने अभी आपसे कहा सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनम ये सब मुक्त अवस्था में, संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, दोनों अवस्था में पाए जा सकते हैं। मैग्नीशियम नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये सब जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अब आगे हम लोग सवालों को देखें, उससे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं मेटलर्जी के बारे में कुछ बातें, ठीक है। सबसे पहले तो मेटलर्जी की परिभाषा, धातुकर्म की परिभाषा। मेटल्स को प्राप्त करने में जो भी साइंटिफिक प्रोसेस इस्तेमाल किए जाते हैं, जो भी टेक्निकल प्रोसेस इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हीं सब को हम लोग बोलते हैं मेटलर्जी। या फिर सीधा आप एक लाइन में याद रखो, धातु के निष्कर्षण को, जमीन से हम लोग धातु को प्राप्त करते हैं तो जमीन से धातु के निष्कर्षण को हम लोग धातुकर्म बोलते हैं। अब ऐसा नहीं होता है कि जमीन खोदा और धातु को निकाल लिया, ठीक है, जमीन खोदा और धातु को निकाल लिया, ऐसा नहीं होता है। कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तब जाकर के हमें कोई मेटल जो है वो प्राप्त होता है। कई सारे चरण होते हैं, तब जाकर के हमें जो है वो धातु जो है प्राप्त होती है। तो इन्हीं चरण के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। आपको ना ये जो फ्लो चार्ट है ये अपने दिमाग में बैठाना होगा। अगर आप इस फ्लो चार्ट को ध्यान में रखते हो, मतलब आप मेटलर्जी के बारे में बहुत सारी चीज़ों को जो है वो आसानी से याद रख पाएंगे। अगर आपको यही नहीं याद है तो बाकी सारी चीज़ें जो है वो आप आसानी से याद नहीं रख पाओगे। इसीलिए आप इन सारे स्टेप्स को जो है लाइन बाय लाइन अच्छे से याद रखो। पहला है अयस्कों को तोड़ना। जो भी ओड़ है, जो भी अयस्क है, हम उसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक है, क्रश करेंगे, ग्राइंड करेंगे। जो भी हमें साइज चाहिए, ठीक है, जो भी साइज चाहिए उस साइज में हम उसको तोड़ लेंगे। तो अयस्कों का तोड़ना ये सबसे पहला स्टेप है, बहुत ही सिंपल है। दूसरा स्टेप होता है अयस्कों का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। जो अयस्कों में अशुद्धियां हैं उसके हटाने के प्रोसेस को ही हम लोग सांद्रण बोलते हैं। जो अशुद्धियां होती हैं उसे हम लोग गैंग बोलते हैं। हम लोग आगे देखेंगे सवाल इस पे, उसे हम लोग गैंग बोलते हैं, मतलब इसी गैंग को हटाना है और इसी प्रक्रिया को हम लोग सांद्रण बोलते हैं। तीसरा स्टेप होता है सांद्रण के बाद जो हमारे पास अयस्क है उसको हम लोग बदलेंगे ऑक्साइड में। इसके भी 2 प्रोसेस होते हैं, हम लोग इसके बारे में भी देखेंगे, निस्तापन, वर्जन। अब यहाँ से जो ऑक्साइड हमें प्राप्त हुआ है उसको कन्वर्ट करेंगे, उसका हम रिडक्शन करवाएंगे और वहाँ से हम लोग मेटल को प्राप्त कर लेंगे। देखो यहाँ से मेटल जो हमें मिला, अभी भी ये प्योर नहीं है, अभी भी थोड़ी बहुत मात्रा में इसमें अशुद्धि जो है वो उपस्थित होती है। उसे भी हम लोग निकालेंगे शुद्धिकरण करके। तो धातु का शुद्धिकरण जब हम करेंगे तब जाकर के हमें प्योर धातु जो है वो मिल जाएगी। यहाँ तक भी जो है वो अशुद्धि उसमें थोड़ी बहुत होती है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत होती है, उसे भी हम लोग निकाल लेंगे, उसको प्यूरिफाई करके, रिफाइनिंग करके। धातु का शुद्धिकरण मतलब मेटल को रिफाइन करना। तो ये 5 जो है ये स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं मेटलर्जी में। अयस्कों को तोड़ना, फिर उसका सांद्रण करेंगे, फिर उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका हम अपचयन करेंगे, रिडक्शन करेंगे, धातु को प्राप्त करेंगे, फाइनली उसको हम प्योर करेंगे, रिफाइन करेंगे। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं ना, ये आप अच्छे से दिमाग में अगर बैठा लेते हो, मतलब आपको एक मोटे तौर पर ये समझ में आ चुका है कि कौन कौन से प्रोसेस इसमें इस्तेमाल होते हैं, और इससे संबंधित जो बातें हैं वो भी आप आसानी से याद रख पाओगे। अब आते हैं फिर से सवालों पे। अयस्कों के साथ पाई जाने वाली अशुद्धियां जैसे मिट्टी, रेत आदि को कहते हैं, इसे हम लोग गैंग बोलते हैं, हिंदी में अधातुरी बोलते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहीं पर फ्लक्स के बारे में और स्लैग के बारे में भी देख लो। जो गैंग है ना, जो यहाँ पर गैंग है, जो अयस्क में गैंग उपस्थित होते हैं, यानी कि जो अशुद्धियां होती है उसे हटाने के लिए, उसे वहाँ से भगाने के लिए अयस्क से हम लोग इसमें कुछ पदार्थ को मिलाते हैं। हम लोग जो है इसमें कुछ पदार्थ को मिलाते हैं, उसी पदार्थ को हम लोग फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में सुद्रावक बोलते हैं, अंग्रेजी में फ्लक्स बोलते हैं। ये फ्लक्स और गैंग जो है ये आपस में कंबाइन करते हैं और ये स्लैग के रूप में बाहर आ जाते हैं। इस स्लैग को हम लोग धातु मल बोलते हैं,
तो ये तीनों ही चीज़ यहीं पर आप याद कर लो। जो अशुद्धि है उसे हम लोग गैंग बोलेंगे, उस अशुद्धि को हमें हटाना है तो उसमें हम कुछ पदार्थ मिलाएंगे, उसे हम लोग फ्लक्स बोलेंगे, और ये फ्लक्स और ये गैंग आपस में कंबाइन करते हैं और साथ में बाहर आ जाते हैं तो उसे हम लोग स्लैग बोलते हैं, धातु मल बोलते हैं। अयस्कों से अशुद्धियों को हटाने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। मैंने जो 5 स्टेप्स आपको बताए यहाँ पर, 1 2 3 4 5। पहला था अयस्कों को तोड़ना, दूसरा है अयस्क का सांद्रण। इसी में हम लोग क्या करते हैं, अशुद्धि को हटाते हैं, अयस्कों से अशुद्धि को हटाते हैं तो ये सांद्रण हो जाएगा। निम्न में कौन सी एक अयस्क के सांद्रण की विधि नहीं है? हम लोगों ने अभी देखा कि जो हमारा पहला स्टेप होता है वो होता है अयस्कों को तोड़ना, दूसरा स्टेप होता है अयस्क का सांद्रण, यानी कि जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं, अशुद्धियाँ होती हैं, उसको हम लोग हटाते हैं। अब सांद्रण के भी कई सारे मेथड्स होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं सांद्रण के लिए। हाथ से चुनकर, गुरुत्वीय पृथक्करण यानी कि ग्रेविटी सेपरेशन, चुंबकीय पृथक्करण यानी कि मैग्नेटिक सेपरेशन, फेन प्लवन विधि यानी कि फ्लोटेशन प्रोसेस, और लीचिंग। अब जो मेथड, जो तरीका सही लगे, इस्तेमाल किया जा सकता है, उस तरीके को अपनाया जाता है। अगर हम गैंग पार्टिकल्स या फिर जो ओड़ है, इनमें से अगर हम इन दोनों में से किसी को अगर हम हाथ से चुनकर हटा सकते हैं तो ठीक है, इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए कि गैंग पार्टिकल्स हैं और ओड्स हैं, इन दोनों में एक भारी है और एक हल्का है, ऐसे केस में हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कि एक चुंबकीय है जो चुंबक से आकर्षित हो जाता है, ये कोई भी हो सकता है, चाहे गैंग पार्टिकल हो चाहे ओड़ हो। इन दोनों में से अगर कोई एक भी चुंबक से आकर्षित होता है तो हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फेन प्लवन विधि के ऊपर हम लोग आगे और देखेंगे। यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि केवल सल्फाइड अयस्क, यहाँ पर लिखना पड़ेगा अयस्क, केवल सल्फाइड अयस्क के लिए फेन प्लवन विधि यानी कि फ्लोटेशन प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। सबसे ज़्यादा सवाल इसी पे आता है सांद्रण के केस में। और उसके बाद लीचिंग, ये एक रासायनिक प्रक्रिया है, बस केवल इतना ध्यान में रखना है, इसमें क्या होता है क्या नहीं वो सब भूल जाओ। जो जरूरी है मैं आपको वो बता रहा हूँ, आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। बाकी ये सब जो है ना, आप नाम से ही बता दोगे कि इस मेथड का इस्तेमाल कब होगा। चुंबकीय गुण होना चाहिए, जो अशुद्धि है, जो अयस्क है, उन दोनों में से किसी एक के पास चुंबकीय गुण होना चाहिए, यानी चुंबक से आकर्षित होना चाहिए। ग्रेविटी का जहाँ खेल होता है वहाँ पर खेल होता है भारी और हल्का का, ठीक है। तो गैंग और ओड़, अयस्क और अशुद्धि, एक भारी होगा एक हल्का होगा, ऐसे केस में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर हाथ से चुनकर हटा सकते हैं तो इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ देखो, हाथ से चुनकर गुरुत्व पृथक्करण, फेन उत्प्लन या फिर फेन प्लवन बात एक ही है। ये सारे जो है तरीके हैं सांद्रण के लिए, निस्तापन नहीं है। तो डी हमारा आंसर। निम्न में से किसके सांद्रण के लिए फेन प्लवन विधि का उपयोग किया जाता है? फेन प्लवन विधि का यानी कि फ्लोटेशन प्रोसेस का। तो सल्फाइड अयस्क, इम्पॉर्टेंट है ये सवाल, ध्यान में रखिएगा, खूब एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ देखो, ये इस प्रकार से कुछ अरेंजमेंट होता है। फ्लोटेशन प्रोसेस फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स। यहाँ देखो, पानी है, पानी के साथ तेल होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा तेल इस्तेमाल किया जाता है? चीड़ का तेल, पाइन ऑयल यानी कि चीड़ का तेल। चीड़ का तेल भी होता है, वसा अम्ल भी हो सकता है। तो पानी है और इसमें पाइन ऑयल है और इसमें डाल दिया जाएगा जो पाउडर होता है ओड़ का, सल्फाइड ओड़ का जो पाउडर होगा, जिसको क्रश किया गया है, ग्राइंड किया गया है, उस पाउडर को इसमें डाल दिया जाता है। अब उस पाउडर को जो डाला गया उसमें क्या है? सल्फाइड ओड़ पार्टिकल्स है, मतलब अयस्क के जो कण हैं वो भी है और गैंग पार्टिकल्स भी है। तो जो अयस्क के कण होते हैं वो तेल के साथ क्या है, ऊपर आ जाते हैं झाग के रूप में। झाग मतलब फेन होता है, जैसे साबुन का झाग होता है वही झाग, उसी टाइप का झाग। उसके साथ जो अयस्क के जो कण होते हैं, सल्फाइड अयस्क के जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो सारे ऊपर आ जाते हैं और जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं वो जाकर के नीचे बैठ जाते हैं। उसके बाद इस झाग को क्या है कि निकाल लिया जाएगा। जब इस झाग को निकाला जाएगा तो जो भी अयस्क के जो कण हैं वो भी बाहर आ जाएंगे और जो गैंग है वो इसी में रह जाएगा। तो मोटे तौर पर ये पूरा अरेंजमेंट होता है। आपके लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है? पाइन ऑयल, एक तो आप ये ध्यान में रखो। सल्फाइड ओड़ के लिए इस फ्लोटेशन का इस्तेमाल किया जाता है, सल्फाइड ओड़ के कंसंट्रेशन के लिए फ्लोटेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो यही आपको बस यहाँ पर ध्यान में रखना है। डैश के सांद्रण के लिए फेन प्लवन विधि का उपयोग नहीं किया जाएगा। फ्लोटेशन प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा डैश के सांद्रण के लिए। अब देखो, यहाँ पर विकल्प आपको चूज करना है,
तो यहाँ पर आप आंसर तभी दे पाओगे जब आपको ये पता होगा कि इनमें से कौन है जो कि सल्फाइड ओड है। तो सारे का रासायनिक नाम आपको पता होना चाहिए या फिर आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। गैलेना हम लोग बोलते हैं लेड सल्फाइड को, PbS। जिंक ब्लेंड हम लोग बोलते हैं ZnS को, जिंक ब्लेंड को। सिल्वर ग्लांस हम लोग बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड को, Ag2S को। टीन स्टोन हम लोग बोलते हैं SnO2 को। अब देखो ये भी सल्फाइड अयस्क है, ये भी सल्फाइड अयस्क है, ये भी सल्फाइड अयस्क है, ये नहीं है, तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे कंसंट्रेशन के लिए फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का। यहाँ देखो मैंने लिख भी दिया हुआ है, गैलेना, जिंक ब्लेंड, सिल्वर ग्लांस को हम लोग अर्जेंटाइट बोलते हैं और टीन स्टोन को हम लोग कैसिटेराइट बोलते हैं। ये टीन का अयस्क है, ठीक है, टीन ऑक्साइड, ये टीन का अयस्क है। कैसिटेराइट भी आपके एग्जाम में दिया जा सकता है, टीन स्टोन भी दिया जा सकता है, और सारे का रासायनिक नाम भी पूछा जा सकता है, सामान्य नाम भी पूछा जा सकता है, और रासायनिक सूत्र भी पूछा जा सकता है। गैंग को हटाने के लिए अयस्क के साथ मिलाया जाता है। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि गैंग को हटाने के लिए हम लोग उसमें क्या मिलाते हैं, फ्लक्स मिलाते हैं। बी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर गैंग फ्लक्स मिल करके ये साथ में बाहर आते हैं, उसे हम लोग स्लैग बोलते हैं, धातु मल बोलते हैं। अगर आपको याद होगा तो आयरन के ऊपर जब मैंने वीडियो डाला था वहाँ मैंने आपसे कहा था कि ये चीज़ आप ध्यान में रखो, जो आयरन ओड है, यहाँ पर देखो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जो है डाला गया है आयरन ओड को। इसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। ब्लास्ट फर्नेस में जो है आयरन ओर को डाला गया, हेमेटाइट हो सकता है, मैग्नेटाइट हो सकता है, साथ में कोक डाला गया, साथ में लाइम स्टोन डाला गया, यानी कि चूना पत्थर बोले तो कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पर जो लाइम स्टोन डाला जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट डाला जाता है, वो फ्लक्स होता है, ठीक है, वो फ्लक्स होता है। सिलिका जो है इसमें गैंग होता है। इसी सिलिका को हटाने के लिए इसमें फ्लक्स कैल्शियम कार्बोनेट को डाला जाता है। बाद में क्या है, ये कैल्शियम सिलिकेट के रूप में क्या है बाहर आ जाएगा, जिसे हम लोग स्लैग बोलेंगे। देख रहे हो, टैप होल फॉर स्लैग, यहाँ से स्लैग बाहर आ जाएगा। और अशुद्धि निकलने के बाद जो है यहाँ पे हमें पिग आयरन मिलेगा मोल्टेन स्टेट में, पिघले हुए अवस्था में यहाँ पर हमें लोहा मिलेगा, जिसे हम लोग पिग आयरन बोलते हैं, कच्चा लोहा बोलते हैं। गैंग प्लस फ्लक्स बराबर क्या होगा, स्लैग होगा। तो आयरन के केस में देखो जो अशुद्धि है वो है सिलिकन डाइऑक्साइड, इसी को सिलिका बोलते हैं। ये गैंग है, हमने फ्लक्स डाला, चूना पत्थर, लाइमस्टोन, और स्लैग हमें कैल्शियम सिलिकेट के रूप में यहाँ पर मिल गया। ये जो स्लैग यहाँ पर बाहर निकला ये हो गया कैल्शियम सिलिकेट। निम्न में से किस विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क को उसके ऑक्साइड में बदला जाता है। अब यहाँ पर देखो हम लोगों ने ये देखा कि अयस्क को पहले तोड़ा जाएगा, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अयस्क का सांद्रण किया जाएगा, जिसमें हम लोगों ने कई सारी विधियां देखी, ठीक है, हाथ से चुन करके, मैग्नेटिक सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, लीचिंग, ये सारे हम लोगों ने देखे। अब तीसरा स्टेप है अयस्क को ऑक्साइड में बदलना। जो अब सांद्रण हो चुका है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उस सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। अब इस अयस्क को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए दो यहाँ पर तरीके हैं, एक है कैल्सिनेशन, दूसरा है रोस्टिंग। हिंदी अंग्रेजी दोनों नाम याद रखें, निस्तापन और भर्जन। निस्तापन में क्या होगा, निस्तापन में जो कार्बोनेट अयस्क होगा, सबसे पहले तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हम इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे कार्बोनेट अयस्क के लिए। तो जो कार्बोनेट अयस्क होगा उसको जो है उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करेंगे, वो भी सीमित ऑक्सीजन में, मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं देंगे। कार्बोनेट अयस्क होना चाहिए, ऑक्सीजन जो है लिमिटेड होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर उसको हम गर्म करेंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड गर्म करते हैं क्योंकि ये सारे क्या है, अयस्क होते हैं, धातु के अयस्क हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, बट जितना भी होता है उससे कम टेम्परेचर पर गर्म करना है। रोस्टिंग में क्या होगा, सल्फाइड अयस्क लेंगे। रोस्टिंग के केस में हम सल्फाइड अयस्क लेते हैं, यहाँ पर भी हम गर्म करेंगे गलनांक से कम तापमान पर, लेकिन इस बार ऑक्सीजन के पर्याप्त मात्रा में। ये दोनों ही अंतर जो है आपको अच्छे से ध्यान में रखने होंगे, बहुत सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से। हमारे केस में यहाँ पर देखो क्या है, सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क के लिए रोस्टिंग, भर्जन, ये हमारा आंसर। तो इन प्रोसेस के इस्तेमाल से क्या होगा, जो अयस्क है वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्साइड में। निम्न में से किस धातु अयस्क को उसके ऑक्साइड में बदलने के लिए निस्तापन किया जाएगा। निस्तापन बोले तो कैल्सिनेशन, निस्तापन बोले तो कैल्सिनेशन, ध्यान में रखिएगा। देखो सी से कैल्सिनेशन, सी से कार्बोनेट, बहुत आसान है, मैंने ऐसे याद किया हुआ है, आप भी याद रख सकते हो। सी से कैल्सिनेशन और सी से कार्बोनेट। तो कैल्सिनेशन का इस्तेमाल होगा कार्बोनेट अयस्क के लिए, कार्बोनेट ओड के लिए,
और ऑक्सीजन यहाँ पर अब्सेंस होगा, A फॉर अब्सेंस, ऑक्सीजन यहाँ पर अब्सेंस होगा, बट हम यहाँ पर अब्सेंस नहीं बोलेंगे, ये आप याद रखने के लिए रख सकते हो कि अब्सेंस होगा। लिमिटेड ऑक्सीजन, ठीक है, अपर्याप्त हम ऑक्सीजन देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे ऐसा नहीं होगा, अपर्याप्त हम लोग ऑक्सीजन देंगे। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हो कि कैल्सिनेशन के लिए कार्बोनेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कार्बोनेट आयस के लिए इस्तेमाल करते हैं कैल्सिनेशन प्रोसेस का, और इसमें ऑक्सीजन अब्सेंस होता है, मतलब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दिया जाता है। डैश में अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, वायु की सीमित मात्रा, A फॉर अब्सेंस, कैल्सिनेशन, ठीक है, कैल्सिनेशन। डैश में अयस्क को उसके गलनांक से ऊपर तापक्रम पर अकेले या फ्लक्स के साथ गर्म किया जाता है। इस बार देखो गलनांक से ऊपर के तापक्रम पर गर्म करना है। आपने रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में देखा कि गलनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं, मतलब आंसर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और सांद्रण भी यहाँ पर नहीं होगा। हमारा आंसर यहाँ पर स्मेल्टिंग हो जाएगा, हिंदी में प्रगलन बोलते हैं। आप लोगों ने क्या देखा, अयस्क को तोड़ेंगे, सांद्रण करेंगे, ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, अब जो ऑक्साइड हमें मिला है उसका रिडक्शन करेंगे, अपचयन करेंगे, और वहां से हम लोग मेटल को प्राप्त करेंगे। इतना आपको समझ में आया। ये जो स्मेल्टिंग है ना, यहां से हम लोग ये कर रहे हैं, ऑक्साइड को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं मेटल में, उसका रिडक्शन करवा करके। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर इन सबको इरेज करता हूं, मिटाता हूं। मिटाया मैंने, ये देखो, ये जो आपने देखा यहाँ पर ब्लास्ट फर्नेस का जो इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ से हम लोग स्मेल्टिंग करवा रहे हैं। स्मेल्टिंग को ना हम लोग कार्बन रिडक्शन मेथड भी बोलते हैं, कार्बन रिडक्शन मेथड। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिडक्शन करवा रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यहाँ पर हम लोग कार्बन लेते हैं। यहाँ देखो कोक है, तो कोक दिया जा सकता है, कोल दिया जा सकता है, चारकोल दिया जा सकता है, कार्बन दिया जा सकता है। ये सब क्या है, कार्बन ही तो है, कार्बन के अलग अलग रूप है, क्योंकि ये कार्बन रिडक्शन मेथड है। तो स्मेल्टिंग में हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में क्या लेते हैं, इन सब को लेते हैं, ठीक है, कोक, कोल, चारकोल, कार्बन, इन सब को लेते हैं। ये रिड्यूस कर देगा, किसको रिड्यूस कर देगा, जो हम लोगों ने ऑक्साइड प्राप्त किया हुआ है, हम लोगों ने अयस्क को ऑक्साइड के रूप में प्राप्त किया हुआ है, उसको ये रिड्यूस कर देगा। यहाँ पर जो आयरन ओर है वो ऑक्साइड के फॉर्म में होगा, या तो हो सकता है हेमेटाइट, या फिर हो सकता है यहाँ पर मैग्नेटाइट। इन्हीं दो ओर्स का इस्तेमाल होता है आयरन को निकालने के लिए। तो ये दोनों जो ओर्स हैं, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। यहाँ पर देखो टेम्परेचर लिया गया है 1800 डिग्री सेल्सियस, तो 1800 डिग्री सेल्सियस इसके मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा हो गया, तो गलनांक से ऊपर का तापक्रम यहाँ पर लिया गया है। क्या होगा, रिडक्शन होगा। आपने देखा था कि जो हमारा चौथा प्रोसेस है उसमें रिडक्शन होता है और मेटल प्राप्त होता है। तो यहाँ देखो मेटल प्राप्त होता है, मोल्टेन आयरन जो है यहाँ से बाहर आ जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिग आयरन बोलते हैं। इसमें सिलिका प्रेजेंट होता है अशुद्धि के रूप में, तो उसे हटाने के लिए हम लोग फ्लक्स ऐड करते हैं, लाइमस्टोन, ये मैं आपको थोड़ी देर पहले भी बता चुका हूँ। और फिर कैल्शियम सिलिकेट के रूप में स्लैग यहाँ से बाहर आएगा। तो ये हमारा एक प्रोसेस है रिडक्शन का। स्मेल्टिंग जो है, स्मेल्टिंग को हम लोग प्रगलन बोलते हैं हिंदी में। ये हमारा एक तरीका है रिडक्शन का, ऑक्साइड के रिडक्शन का, ऑक्साइड के अपचयन का। प्रद्रावण या इसी को प्रगलन बोलते हैं, ठीक है, प्रद्रावण यानी या फिर प्रगलन बोल दो आप, या फिर स्मेल्टिंग बोल दो, में अपचायक के रूप में उपयोग किया जाता है। कोयला, कोक, चारकोल, इनमें से सभी का उपयोग किया जाता है। निम्न में से किस धातु को विद्युत अपघटन द्वारा अपचयित करके प्राप्त किया जाएगा। हम लोग कहाँ पढ़े अभी, हम लोगों ने अयस्क को तोड़ा, उसको सांद्रित किया, जो सांद्रित अयस्क था उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, उस ऑक्साइड को रिड्यूस करके हम लोग मेटल को प्राप्त करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर है जिसमें हम लोगों ने देखा स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग इसी का एक तरीका है। तो यहाँ पर देखो आप एनसीईआरटी में आपको ये मिल जाएगा, मैंने पहले भी आपको करवाया हुआ है। हम लोगों ने अभी स्मेल्टिंग देखा ना, जिसमें हम लोगों ने रिडक्शन यूजिंग कार्बन को देखा। स्मेल्टिंग प्रगलन, प्रगलन में हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्बन, चारकोल, कोक, कोयला, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो प्रगलन तरीका है, उस तरीके से हम लोग ऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं मेटल में। जो ओड होता है ऑक्साइड के फॉर्म में, उसको कन्वर्ट करते हैं रिड्यूस करके मेटल में। इन सारे धातुओं के लिए ना हम लोग स्मेल्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रगलन का इस्तेमाल करते हैं, और वहाँ पर कार्बन होता है रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में। इन सारे धातुओं के लिए, इन सारे धातु को भी इसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए हम लोग रिडक्शन करवाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग तरीका लेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस।
यहाँ पर हम लोगों ने तरीका लिया था स्मेल्टिंग, यहाँ पर लेंगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस। तो कौन कौन से धातु को प्राप्त करने के लिए? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है इन सारे धातुओं के लिए। तो हमारा आंसर यहाँ पर एल्यूमिनियम हो जाएगा। धातुओं के परिष्करण मतलब धातुओं के शुद्धिकरण, शुद्धिकरण की जगह पर यहाँ पर परिष्करण लिखा हुआ है, बात एक ही है। तो धातुओं के परिष्करण के लिए, शुद्धिकरण के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि है, जैसे हम लोगों ने सांद्रण का देखा, कई सारी विधि है। हम लोगों ने देखा कि ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो उसके भी 2 विधि देखे, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन। हम लोगों ने देखा कि रिडक्शन करवाना है, उसमें भी हम लोगों ने देखा स्मेल्टिंग होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। वैसे ही शुद्धिकरण के लिए भी कई सारे तरीके होते हैं, शुद्धिकरण के भी कई सारे तरीके होते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वो है विद्युत अपघटनी यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल जो है रिफाइनिंग के लिए भी होता है और आपने देखा कि रिडक्शन के लिए भी होता है। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर। बाकी पोलिंग, जोन रिफाइनिंग, ये सारे भी तरीके हैं, ठीक है, ये सारे भी तरीके हैं रिफाइनिंग के। तो ये जो धातु का शुद्धिकरण है उसका एक तरीका ये है इलेक्ट्रोलाइसिस, दूसरा ये है और तीसरा ये है। इनमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रोलाइसिस का। तो धातु का शुद्धिकरण हम लोगों ने देखा कि एक तरीका है पोलिंग, एक तरीका है जोन रिफाइनिंग और एक तरीका है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। पोलिंग जो है ये इस्तेमाल किया जाता है कॉपर और टीन को रिफाइन करने के लिए। पोलिंग जो तरीका है ये इस्तेमाल किया जाता है कॉपर एंड टीन के रिफाइनिंग के लिए, और भी मेटल इसमें आ सकते हैं रिफाइनिंग के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है कॉपर एंड टीन इस मेथड के लिए। ऐसे ही जो जोन रिफाइनिंग है इससे रिफाइन किया जाता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, इन सबको। तो धातु के शुद्धिकरण के लिए हम लोगों ने 2 मेथड्स देखे अभी पिछले स्लाइड में, एक था पोलिंग और दूसरा था जोन रिफाइनिंग। तीसरा तरीका है जो कि सबसे फेमस है, सबसे प्रचलित है, वो है विद्युत अपघटनी इलेक्ट्रोलाइसिस। सबसे ज़्यादा प्रचलित यही है, इन सारे ही धातुओं के प्यूरिफिकेशन के लिए, रिफाइनिंग के लिए इसी मेथड का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये आपके क्लास 10th NCERT में भी दे रखा है, तो यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। यहाँ पर देखो सबसे पहला तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो एनोड होता है वो किसका होता है, कैथोड होता है वो किसका होता है। यहाँ पर ना कॉपर को रिफाइन किया जा रहा है, ठीक है, कॉपर को रिफाइन किया जा रहा है। तो आप ध्यान में ये रखेंगे कि जो एनोड बनाया जाता है वो अशुद्ध धातु का होता है। मतलब जिस धातु को हम लोग शुद्ध करने जा रहे हैं ना, जैसे कि हमारे पास अशुद्ध कॉपर है, उसी को हमें शुद्ध करना है। तो ये जो अशुद्ध कॉपर है उसी का हम लोग यहाँ पर एनोड बनाते हैं और एक शुद्ध कॉपर लेते हैं जिसका हम लोग कैथोड बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एनोड होगा अशुद्ध धातु का, कैथोड होगा शुद्ध धातु का। दूसरा आपसे सवाल यहाँ पर यह पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा। यहाँ पर अगर पूछा भी गया ना तो कॉपर धातु के बारे में ही पूछा जाएगा, उसी की रिफाइनिंग को लेकर के पूछा जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर कॉपर सल्फेट होता है यानी कि विद्युत अपघट्य। तीसरा आपसे सवाल यहाँ पर यह पूछा जाता है कि एनोड पर कौन सा चार्ज होता है, कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है। तो कैथोड पर माइनस चार्ज होता है, एनोड पर प्लस चार्ज होता है। जब इस दोनों को बैटरी से कनेक्ट किया जाता है तो जो इम्प्योर मेटल में जो मेटल है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और चला जाता है कैथोड के पास। यहाँ से देख रहे हो कॉपर 2+, यहाँ पर जो कॉपर था, यहाँ पर जो कॉपर था ये ऑक्सीडाइज हो गया Cu2+ में, ये इसका ऑक्सीकरण हो गया Cu2+ में। तो आपसे पूछेगा सवाल में कि बताओ ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, रिडक्शन कहाँ पर होता है। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीकरण है, ये एनोड पर होता है, क्योंकि यहीं से देखो कॉपर जो है ये कन्वर्ट हो गया Cu2+ में। यहाँ पर कॉपर के ऊपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट था, यहाँ पर +2 है, तो यहाँ पर ये हो गया ऑक्सीडेशन। और जब यहाँ पर गया तो Cu2+ ये वापस से Cu में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर वापस से ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ चुका है, तो यहाँ पर हो गया रिडक्शन। तो 3-4 तरह के सवाल है जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। एक सवाल और, जो यहाँ पर इम्प्योरिटीज है उसे हम लोग एनोड मड बोलते हैं, एनोड पंक बोलते हैं। ये नीचे यहाँ पर आकर के, इस एनोड के नीचे यहाँ पर आकर के नीचे चला बैठ जाएगा। इतने सारे सवाल आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं कि एनोड क्या चीज़ का होता है, कैथोड क्या चीज़ का होता है, एनोड पर कौन सा चार्ज होता है, कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है, कहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, कहाँ पर रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एनोड पंक, एनोड मड क्या होता है, तो एनोड मड इम्प्योरिटी होता है। इतने सारे सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो इन सब के लिए आप तैयार रहो। विद्युत अपघटनी परिष्करण में एनोड बनाया जाता है, एनोड बनाया जाता है अशुद्ध धातु का, कैथोड बनाया जाता है शुद्ध धातु का। लोहे के निष्कर्षण में सामान्यतः सुद्रावक यानी कि फ्लक्स होता है चूना पत्थर, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट। और सिलिका जो है ये होता है आपका वो
गैंग। वेन आर्कल विधि का उपयोग डैश धातु के परिष्करण के लिए किया जाता है। ये भी एक मेथड है, जैसे पोलिंग देखा, जोन रिफाइनिंग देखा, इलेक्ट्रोलाइसिस देखा, ऐसे ही वेन आर्कल प्रोसेस होता है एक। तो वेन आर्कल प्रोसेस आप ध्यान में रखिए, टाइटेनियम एंड जिरकोनियम को रिफाइन करने के लिए। मॉन्स प्रोसेस भी होता है निकल को रिफाइन करने के लिए। ठीक है, हमारा आंसर यहाँ पर टाइटेनियम एंड जिरकोनियम। निम्न में कौन पोटेशियम का अयस्क है? पोटेशियम का अयस्क है कार्नेलाइट, ये हमारा आंसर। ग्रीनोकाइट ये कैडमियम का अयस्क है। कैसिटेराइट इसी को हम लोग टीन स्टोन बोलते हैं, ये टीन का अयस्क है। एजुडाइट ये कॉपर का अयस्क है। ठीक है, एजुडाइट ये कॉपर का अयस्क है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। रूटाइल किसका अयस्क है? रूटाइल ये किसका अयस्क है? तो रूटाइल ये है टाइटेनियम का अयस्क। टाइटेनियम के दो अयस्क ध्यान में रखने पड़ेंगे, रूटाइल और एल्मेनाइट, ये दोनों अयस्क है टाइटेनियम के। क्रोमियम का अयस्क होता है क्रोमाइट। तांबा का एजुडाइट, कैल्कोपाइराइट, मैलेकाइट, ये सब। मैंगनीज का पायरोलुसाइट, मैग्नाइट। निम्न में कौन हाइड्रेटेड यानी कि जल के अणु यहाँ पर जुड़े होंगे? कॉपर एल्यूमिनियम फॉस्फेट है। निम्न में कौन हाइड्रेटेड कॉपर एल्यूमिनियम फॉस्फेट है? इसी को हम लोग टर्क्वाइज बोलते हैं। तो ये भी है कॉपर का, एल्यूमिनियम का, जो दिख जाए उसको आप टिक मार देना। ठीक है, वैसे ज़्यादा चांस है कॉपर का, कॉपर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है टर्क्वाइज के लिए। अगर कॉपर नहीं है, एल्यूमिनियम है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। मोलिब्डेनाइट ये मोलिब्डेनम का अयस्क है। ठीक है, मोलिब्डेनम का ये अयस्क है। विडेराइट ये है बेरियम का अयस्क, और बेरिल है बेरिलियम का अयस्क। यहाँ देख लो, जो बेरिलियम है उसका अयस्क है बेराइल और बर्ट्रेंडाइट। उसके बाद बेरियम का है विडेराइट एंड बेराइट। विडेराइट जो है ये कार्बोनेट अयस्क है, यानी कि बेरियम कार्बोनेट, और बेरियम सल्फाइड बेराइट है। कार्नेटाइट अयस्क किसका एक महत्वपूर्ण स्रोत है? तो कार्नेटाइट जो है ये यूरेनियम का अयस्क है, इसी को हम लोग पिच ब्लेंड बोलते हैं। ये हमारा आंसर। ठीक है, यूरेनियम डाइऑक्साइड, इसी को हम लोग पिच ब्लेंड बोलते हैं, इसी को कार्नेटाइट बोलते हैं। इल्मेनाइट अयस्क है, आपने अभी देखा रूटाइल एंड इल्मेनाइट, ये टाइटेनियम का अयस्क है। बिना ऑक्सीजन वाला खनिज है। अब ये सवाल आप तभी बना पाओगे जब आपको पता होगा फॉर्मूला। तो हेमेटाइट का होता है Fe2O3, बॉक्साइट का होता है Al2O3.2H2O, गैलेना का होता है PbS, और जिंकाइट का होता है ZnO। तो बिना ऑक्सीजन वाला खनिज कौन सा है? ये है, सी हमारा आंसर। स्टिबनाइट किसका अयस्क है? स्टिबनाइट ये एंटीमनी का अयस्क है, एंटीमनी। ठीक है, एंटीमनी का सिंबल होता है Sb, तो ये इसका अयस्क है स्टिबनाइट। Fe3O4 किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये सारे हैं आयरन के ओड्स, हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है, एक बार और देख लो। हेमेटाइट है Fe2O3, मैग्नेटाइट है Fe3O4, ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, चाहे आप जैसे याद रखो। सीडेराइट होता है FeCO3, आयरन पायराइट होता है FeS2, कैल्कोपायराइट होता है CuFeS2। कैल्कोपायराइट ये आयरन और कॉपर दोनों का अयस्क है। तो हमारा आंसर यहाँ पर मैग्नेटाइट हो जाएगा। इस्पात में कार्बन की मात्रा होती है, जो इस्पात है उसमें कार्बन की मात्रा होती है। तो कार्बन के जो प्रकार हैं उनमें ये सारे हैं, इन्हीं के ऊपर भी सवाल खूब पूछे जाते हैं। पिग आयरन, कच्चा लोहा, जो आपने देखा था ब्लास्ट फर्नेस से जो मोल्टेन स्टेट में जो आयरन निकला था उसी को हम लोग पिग आयरन बोलते हैं, कच्चा लोहा बोलते हैं। मैंने आपसे कहा था कि अभी भी ये क्या है, इम्प्योर ही है, वो प्योर नहीं है, क्योंकि उसमें लगभग 4% तक कार्बन होता है। तो पिग आयरन ये जो है ना, ये सबसे अशुद्ध लोहा है। कच्चा लोहा जो है ये सबसे अशुद्ध लोहा है, क्योंकि इसमें कार्बन 4% है। उसके बाद ढलवा लोहा, उसमें थोड़ा सा कार्बन कम होता है, लगभग 3%। सबसे जो शुद्ध लोहा माना जाता है वो होता है पिटवा लोहा, रॉट आयरन, क्योंकि इसमें कार्बन देखो बहुत ही कम होता है, इस रेंज में होता है। उसके बाद इस्पात में कार्बन इस रेंज में होता है। हमसे पूछा है इस्पात में कार्बन की मात्रा, तो हमारे लिए जो बेस्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर वो सी हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट आपको यही रेंज देखने को मिल जाए, बट इसके जो क्लोज होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सबसे क्लोज इसका ये वाला रेंज है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जंग का रासायनिक सूत्र है, तो जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3.XS2, मतलब जल के कुछ अणु यहाँ पर जुड़े होंगे। यहाँ पर हमें कोई एक चूज करना है तो हम लोग इसके साथ जाएंगे, बी हमारा आंसर। ये है फेरिक ऑक्साइड। जंग का रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक नाम होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड।
ठीक है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ये पूरा ध्यान में रखो। अगर ये दिख गया तो ठीक है, अगर ये नहीं है, ये है, तो हम इसी को टिक मारेंगे। ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त, ठीक है। तो जैसा मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना। आपका लाइक मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, इस चैनल के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू सो मच।